जो है यहाँ पर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जी भी मौजूद हैं। अरुण कुमार जी, क्या वाकई में ये वैश्विक संकट ये पहले भी था जो दिख नहीं रहा था, या अब हम वाकई उस मुहाने पर आ गए हैं कि अब ये अपील पीएम मोदी को करनी पड़ रही है? आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? धन्यवाद। मेरा मानना है कि ये जो है सप्लाई शॉक है। सप्लाई शॉक का मतलब कि एनर्जी की कमी तो है ही, साथ में और चीज़ों की भी कमी हो गई है, जैसे फर्टिलाइजर की है, सल्फर की है, और इसका जो सेकेंड राउंड इफेक्ट में प्लास्टिक्स पे असर पड़ रहा है, इसका असर और चीज़ों पे भी पड़ रहा है। और हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं वो जो है पलायन कर रहे हैं शहर से गांव की तरफ, क्योंकि उनको जो कुकिंग गैस नहीं मिल रही है या बहुत महंगी हो गई है। तो एक संकट तो हमारे देश में चल ही रहा है 73 दिन से, लेकिन अभी तक हमने वो कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे। आप ही के न्यूज़ 24 चैनल पे मैंने 1 मार्च को बताया था कि हमको एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए तुरंत। अब हम लोग 20 से 30% तो अपना रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब कि जितने भी हमारे भंडार थे वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड वगैरह का, अभी परसों ही आंकड़े आए कि जो लास्ट ईयर मार्च के कंपैरिजन में 40% कम इंपोर्ट आया है, यानी कि जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। तो इनको कंजर्व करना हमें तो शुरू में से ही करना चाहिए था। ये जो कदम आज सुझाए गए हैं ये बहुत पहले ही हमको उठाने चाहिए थे, क्योंकि अब हमारे रिजर्व बहुत कम होते जाएंगे तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। और जैसे कि आपके एक्सपर्ट ने बताया कि अभी ये युद्ध खत्म होने की अभी पता नहीं कब तक खत्म होगा, और अगर खत्म कल हो भी जाता है तो 3-4 महीने लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में। बॉम्बिंग हुई है सऊदी पे, यूएई पे, कुवैत पे, इराक पे, ईरान पे, तो वहां से तेल आना बड़ा मुश्किल होगा अगर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है। ओमान ने तो कहा है कि हमारे जो गैस के सब जो ऑयल वेल्स हैं उनको इतना ज्यादा क्षति हुई है कि 3 साल लग जाएंगे उसको ठीक करने में, और हमारे 60% गैस तो वहां से ही आती है। तो इसलिए हमारा गैस की शॉर्टेज, क्रूड की शॉर्टेज बढ़ती चली जाएगी आने वाले 3-4 महीने में, अगर कल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है। तो ये जो कदम सुझाए गए हैं प्रधानमंत्री ने, ये सारे मैंने गिनाए थे 1 मार्च को कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन सरकार ने बहुत देर कर दी है। अभी जो एक्सपर्ट ने बताया कि और देशों में कितनी ज्यादा उन्होंने ऑस्टेरिटी लागू कर दी थी जब पहले हफ्ते में ही मार्च के, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि जब अगर 20% आपकी गैस और क्रूड नहीं आ सकता है वहां से, तो आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो तो आप तो बना नहीं सकते। उसी तरह हमारा जो खाने का तेल है वो भी बाहर से आता है बहुत बड़ी मात्रा में, और उसमें भी इंपोर्ट पर प्राइस पे हमें खर्च करना पड़ता है। और बाकी एक्सपर्ट ने बता ही दिया कि रुपया कमजोर हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है, ये सारी मैक्रो समस्याएं तो हमारी बढ़ती जा रही हैं। तो हमें तुरंत ये करना चाहिए, और इसके लिए प्रधानमंत्री को ऑपोजिशन को जो साथ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपोजिशन इसको अपोज करता रहेगा तो वो कदम नहीं उठा पाएंगे जो उठाने चाहिए। तो इसलिए हमारे जो पॉलिटिक्स है उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन सर तब तो ये तमाम तर्क दिए गए थे ना कि भाई कच्चे तेल की आपूर्तिकर्ताओं की जो संख्या है वो 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक पहुंचा दी गई है। अब हम सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों पर ही हम निर्भर नहीं है, कच्चे खाड़ी देशों पर ही हम निर्भर नहीं है, बल्कि अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से भी अब आयात बढ़ाया है। तब तो ये सब तर्क रखे गए थे और हालात नियंत्रण में थे। नहीं, ऐसा ही हालात नियंत्रण में नहीं थे, पर ये कहा गया था। लेकिन जब दुनिया में 20% जो शॉर्टेज है वगैरह, तो सभी देशों को झेलनी पड़ेगी। वो ऐसा तो नहीं है कि आपको जो 43 देश आप जहां से लेंगे वो सब आप पूर्ति कर देंगे। वेनेजुएला से आने में, अमेरिका से आने में 2 महीने का समय कम से कम लगेगा, जबकि पश्चिम एशिया से आने में आपको जो 3-4 दिन में आ जाता है। तो ये सारी समस्याएं तो बढ़ने वाली थी। और ये अभी ऐसा है कि हमें थोड़ा बहुत रूस से तेल मिल गया, लेकिन बाकी जो और है वहां से तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सारी समस्याएं तो हैं ही, और इसको पहले हमें सबको पता था कि ये होने वाला है, और जितना हम डिले करेंगे उतनी हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी तरह से परेशानी है। आपका चाहे वो प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, आपके चाहे पैकेजिंग मटेरियल है, सभी में परेशानी आ गई है। तो ये जो परेशानी है इसके लिए ऑस्टेरिटी करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें जो ऑपोजिशन को साथ लेना पड़ेगा। अभी जो हम लोग चुनाव में बहुत ही एक दूसरे पर अटैक करते जा रहे हैं, तो उसका अटैक करने से फिर जो ऑपोजिशन भी अटैक करता रहेगा। तो सरकार को जो है, आम आदमी को भी जो है कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और जो ऑपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। एक तरह से नेशनल यूनिटी बनानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही समस्या ऐसी है जिसका कोई और समाधान नहीं है। अच्छा, फिर कंज्यूमरिज्म को रोकना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमरिज्म, जो उन्होंने कहा सोने की बात कही, कार की, तो कारों पे टैक्स लगा के आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज करिए।
आप जो रोड ट्रांसपोर्ट है उससे रेल ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट करिए। आप जो एयर कंडीशनर इस्तेमाल होते हैं उनमें आप लिमिट लगा दीजिए कि 25 डिग्री से कम पे आप नहीं चलाएंगे। तो ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे जब तक ये समस्या का हल नहीं निकलता। और दूसरा ये कि ऑन शोरिंग हो रहा है, जितने भी यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, वो कैपिटल कह रहे हैं कि वापस आओ, सप्लाई चेन को शॉर्टन करो। यानी कि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करना चाहिए, जिसकी तरफ ये प्रधानमंत्री ने जो इशारा किया है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, जिससे कि आप देश में चीजें बनाएं, बाहर से आपको जो न मंगाना पड़े। उसके लिए हमें अपना जो R&D करना पड़ेगा, क्योंकि R&D नहीं करेंगे तो हमारा माल सस्ता नहीं जो होगा। इसीलिए हम चीन से $102 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि वहां से सस्ता माल आ जाता है। लो टेक्नोलॉजी वाला भी सस्ता माल आ जाता है, हाई टेक्नोलॉजी वाला भी सस्ता माल आ जाता है। लो टेक्नोलॉजी में आपके पतंग का मांझा भी वहां से आता है और API जो फार्मास्यूटिकल के भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों आई है? क्योंकि हमने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, R&D पे। पर चलिए, ये तो लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं। लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के दोनों के कदम हमको तुरंत उठाने चाहिए, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में जो समस्या है उसका भी समाधान करें और आज की जो समस्या है इमीडिएट उसका भी समाधान करें। ठीक है। हमारे